हेलो एवरीवन, हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 8 कर रहे हैं। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल यूनिट 2 हमारी चल रही है। स्पेशल एजुकेशन लर्नर हमारा टॉपिक है और आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास एजुकेशनल कंसेशंस एंड अदर फैसिलिटीज कि जो डिसेबल पर्सन्स हैं या विशिष्ट बालक होते हैं उनके लिए किस तरह की शैक्षिक रियायतें या किस तरह की सुविधाएं जो हैं वो मुहैया कराई जाती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर। तो देखिए, जब हम एक इंक्लूसिव स्कूल की बात करते हैं, जब एक समावेशी शिक्षा या समावेशी विद्यालय की बात करी जाती है तो वहां क्या होता है कि हर टाइप का बच्चा जो है वो शिक्षा लेने के लिए आता है। तो हर टाइप का बच्चा जब शिक्षा लेने के लिए आ रहा है तो जब तक उसकी हम कहें कि जो एसेंशियल नीड्स हैं, आवश्यकताएं हैं, वो पूर्ण नहीं होगी, उनको प्रॉपरली जो है वो उनका उत्थान नहीं होगा, तब तक हम कहें कि उनको एजुकेशन देने का कोई फायदा नहीं है। तो 1986 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो क्या किया, डिसाइड किया कि जो हमारे स्पेशल एजुकेशनल या डिसेबल पर्सन्स हैं उनको किस तरह से रिहैबिलिटेट कर सकता है, और इसके रिगार्डिंग जो है वो एक रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो डिसाइड करी गई। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे जो है हम आरसीआई का नाम भी जो है वो दिया जाता है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको जो है वो फॉर्म किया गया। इसको फॉर्म करने का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या था, ताकि हम ये कहें कि ये चीज जो है वो डिसाइड करी जा सके कि किस तरह से जो है डिसेबल पर्सन है उनको जो है वो विकसित किया जा सकता है, किसके बिहाफ पर, कि जो डिसेबल पर्सन है उनके जो है वो वेरियस पॉलिसीज, वेरियस रिकमेंडेशंस जो है उनको कौन कौन सी दी जा रही हैं जिसके बिहाफ पर उनकी डेवलपमेंट जो है वो हो सके, ग्रांट कौन कौन सी है, प्रोफेशनल एबिलिटीज कौन कौन सी है जो उनके अंदर डेवलप करनी है जिसके बिहाफ पर उसके अंदर वर्किंग हो सके, कि किस तरह से ट्रेनिंग कोर्सेज को जो है वो डेवलप किया जाए कि जो डिसेबल पर्सन है या डिसेबल चाइल्ड है उनका एजुकेशन जो है वो अच्छे तरीके से डेवलप करें, या हम ये कहें कि उनकी हर तरह की जो फिजिकल है, सोशल नीड्स हैं वो उनको मुहैया जो है वो करवाई जा सके। तो जब हम रिकमेंडेशंस और पॉलिसीज की बात करते हैं तो हमने इसी के अंदर पढ़ा था कि सर्व शिक्षा अभियान जो है वो आया 2002 के अंदर, जिसने कहें कि नेशनल डिसेबिलिटी के बिहाफ पर या इंक्लूसिव एजुकेशन के बिहाफ पर जो है वो अलग अलग रिकमेंडेशंस दी। उसके बिहाफ पर जो हम कहें नेशनल पॉलिसी जो 1986 के अंदर फॉर्म हुई थी, उसने सबसे पहले जो है वो इक्वल राइट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करी थी, किसके बिहाफ पर, डिसेबल पर्संस के बिहाफ पर। सिमिलरली जो नेशनल पॉलिसी हम ये कहें कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2006 के अंदर फॉर्म हुई, जिसका फॉर्म करने का मेन उद्देश्य ही क्या था कि जो डिसेबल पर्सन है, डिसेबल चाइल्ड है, उनको किस तरह से दोबारा से जो है वो उत्थान किया जा सके, कौन कौन सा वर्क जो है उनको किया जाए कि जिसके बिहाफ पर उनके अंदर प्रॉपर जो है वो विकास हो पाए। तो देखिए, अगर हम ये देखते हैं कि किसी भी एजुकेशन कंसेशंस को या अदर फैसिलिटीज देने का मेन उद्देश्य जो है वो क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि अगर हम उद्देश्यों की बात करें कि एजुकेशन कंसेशंस अगर दी जा रही हैं तो उसका मेजर उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो क्या आता है, टू डेवलप द डिसेबल चिल्ड्रंस पोटेंशियल्स, की जो एक डिसेबल चिल्ड्रन है या डिसेबल कोई भी पर्सन है उसका जो व्यक्तित्व है, उसका जो पोटेंशियल है, उसकी जो हम कहें पावर है, उनको अच्छे तरीके से विकसित करने के लिए इन शैक्षिक रियायतों को या अदर फैसिलिटीज को दिया जाता है। उसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं टू फैसिलिटेट द अटेनमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, कि उनको जो है हम कहें कि कई बार क्या देखते हैं हम हमारे समाज के अंदर कि बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी चीज से वंचित रहने की वजह से जो है वो अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाते या हायर एजुकेशन जो है वो नहीं ले पाते, जिसके अंदर मेन केसेस जो है वो कहाँ देखने को मिलते हैं, वो डिसेबिलिटी के बिहाफ पर देखने को मिलते हैं। वो डिसेबिलिटी जो है वो किसी भी तरह की हो सकती है, वो फिजिकल भी हो सकती है, वो मेंटल भी हो सकती है। तो हम कहें कि जो एजुकेशन कंसेशंस उनको दी जा रही हैं उनको मेन देने का मुख्य उद्देश्य यही है कि वो अच्छे तरीके से अपनी हायर एजुकेशन जो है वो आसानी से प्राप्त कर सकें और उसके साथ साथ एक अच्छा ऑक्यूपेशन अपनी लाइफ के अंदर एक्वायर करें और अपनी लाइफ के अंदर वो डेवलपमेंट जो है वो देखें। उसके साथ साथ हम कहें कि टू हेल्प द ट्रू लर्नर्स और द डिसेबल पर्सन, कि सबसे ज्यादा जो है उनकी मदद करना विद द हेल्प behalf of their assessive and the supportive devices, उनको सहायक उपकरण व सहायक हम कहें कि संसाधन
देकर उनकी अच्छे तरीके से क्या करनी, मदद करनी, ताकि वो अपनी डेली लाइफ या डेली वर्क जो है वो आसानी से अपनी लाइफ के अंदर कर सकें। अब हम देखते हैं कि किस टाइप की एजुकेशन कंसेशंस या फैसिलिटीज, अदर फैसिलिटीज जो हैं वो प्रोवाइड करी गई हैं डिसेबल पर्संस को, स्पेशल एजुकेशनल लर्नर्स। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है एजुकेशन की शिक्षा के बिहाफ पर। देखिए, शिक्षा के ऊपर हर किसी का हक है। हम कहें कि हमारे संविधान ने हमें क्या है, एक मौलिक अधिकार दिया है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है कि एवरी पर्सन कैन गेट देयर एजुकेशन, हर कोई व्यक्ति जो है वो शिक्षा ले सकता है। तो इसी हम ये कहें कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजनल है उसको फुलफिल करने के लिए, ताकि डिसेबल पर्सन है वो भी अपनी लाइफ के अंदर प्रॉपर जो है वो एजुकेशन ले सके और प्रॉपर अपनी डेवलपमेंट जो है वो कर सके, तो उसके रिगार्डिंग उनको कंसेशंस जो है वो दी गई। और कंसेशंस में सबसे पहली कंसेशंस आती है दैट इज फ्री एजुकेशन अप टू 18 ईयर्स। 18 वर्ष तक जो है वो इनको फ्री एजुकेशन जो है, निःशुल्क शिक्षा जो है ले सकते हैं। कौन? जो कि डिसेबल पर्सन है। एवरी डिसेबल पर्सन कैन गेट देयर फ्री एजुकेशन अप टू 18 ईयर्स। 18 साल तक वो बच्चा या कोई भी पर्सन अपनी फ्री एजुकेशन जो है वो ले सकता है। उसे किसी भी तरह का फाइनेंशियल जो है वो देने की हेल्प या जरूरत नहीं है। स्कूल कोई भी हो सकता है, वो इंटीग्रेट टू जनरल स्कूल, सिंपल सामान्य स्कूल के अंदर भी बच्चा अपनी एजुकेशन ले सकता है। सिमिलरली सेकेंड आता है इसके अंदर free help of uniform, books and other stationery items। बच्चे को जो है स्कूल में आने के बाद उसे पढ़ने के लिए लर्निंग मटेरियल चाहिए, तो वो लर्निंग मटेरियल भी जो है उसे फ्रीली जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो देने का प्रावधान जो है वो एजुकेशन के बिहाफ पर देखा गया। उसके साथ साथ इसमें आता है दैट इज अलॉटमेंट ऑफ स्कॉलरशिप एंड इंसेंटिव्स। छात्रवृत्ति देने का प्रावधान जो है वो डिसेबल पर्सन के लिए रखा गया। और उसके बिहाफ पर हम देखते हैं कि हर डिसेबल पर्सन को जो है वो 1200 रुपए पर ईयर जो है वो देने का प्रावधान है एजुकेशन के अंदर, ताकि बच्चा जो है वो अपनी एजुकेशन अच्छे तरीके से क्या है गेन कर पाए और वो अपनी लाइफ के अंदर प्रॉपर्ली जो है वो डेवलप हो पाए। इसके साथ साथ हम कहें कि इसमें क्या है दैट इज फ्री मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बच्चा जो है वो स्कूल में अगर ट्रैवल करना चाहता है, इधर उधर जाना चाहता है, तो उसे फ्री ट्रांसपोर्ट जो है वो फैसिलिटी दी गई। उसके साथ साथ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, प्रोविजन ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। उन्हें जो है वो हम कहें अनौपचारिक शिक्षा जो है वो आसानी से अपनी प्राप्त कर सकें, इस तरह की फैसिलिटीज भी जो है उनको दी गई। ये फैसिलिटीज किससे संबंधित हैं? ये हमारी एजुकेशन से संबंधित है। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं दैट इज सेकंड इवैल्यूएशन और एग्जामिनेशन। नेक्स्ट किससे संबंधित है? हमारी इवैल्यूएशन और एग्जामिनेशन से संबंधित। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्री देना, नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है उसे फ्रीली प्रोवाइड करना। नेक्स्ट आ रहा है हमारा इवैल्यूएशन और एग्जामिनेशंस के बिहाफ पर उन्हें किस किस तरह की कंसेशंस जो है वो प्रोवाइड इसके अंदर करी गई है। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर सुटेबल स्पेस, to the candidate in एग्जामिनेशन हॉल। हॉल में जब बच्चा बैठ रहा है उसके लिए सुटेबल जो है वो अरेंजमेंट, जिसमें हम कहें कि सिटिंग अरेंजमेंट के साथ साथ सुटेबल रूम जो है उसको फैसिलिटेट किया गया। नेक्स्ट आता है इसके अंदर
अलायंस ऑफ एडिशनल टाइम। जो डिसेबल पर्सन है वो भी जो है वो नॉर्मल के बिहाफ पर शिक्षा ले सकें और उसके साथ साथ हम कहें कि वो बच्चे जो हैं वो अपने आप को दूसरे के बिहाफ पर स्टैंड कर सकें, इसलिए उन्हें अपना पेपर करने के लिए एडिशनल टाइम जो है वो दिया गया। ये एडिशनल टाइम जो है वो डिपेंड करता है, मैक्सिमम जो है ये 15 से 30 मिनट जो है वो बच्चे को एडिशनल टाइम जो है वो दिया जाता है पेपर के अंदर, ताकि वो अच्छे से अपना पेपर जो है वो कंप्लीट कर सके। और ये कहें कि उसके साथ साथ वो अपना पेपर फुली कंप्लीट करने के बाद एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप कर सके। 3 घंटे के साथ साथ उन्हें जो है वो 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक का जो है वो एक्स्ट्रा टाइम जो है उनको प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, दैट इज अलायंस ऑफ नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर। जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो उसको जो है वो नियर दिया गया, जहां उसको कहें कि उसका स्कूल है, कॉलेज है, उसके नियरेस्ट जो है एग्जामिनेशन सेंटर वो चॉइस कर सकता है और चॉइस के साथ साथ उसकी ये रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल भी करी जाती है। उसके साथ साथ हम देखते हैं इसके अंदर exemptions to draw maps, pictures and डायग्राम। बच्चे को जो है वो मैप्स या पिक्चर्स के बिहाफ पर डायग्राम ड्रॉ करने की अजम्पशंस जो है वो दी गई। अजम्पशंस के बिहाफ पे हम क्या देखते हैं इसके अंदर, जो अजम्पशंस दी जाती हैं उस अजम्पशंस में बच्चे को जो है या तो अलग से जो है उसके बिहाफ पर क्वेश्चन दिया होता है, या बच्चे को जो है वो एक्स्ट्रा मार्क्स जो है उस चीज के पहले ही अलॉट कर दिए जाते हैं। उसके साथ साथ हम देखते हैं अजम्पशंस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन पेपर। जो बच्चा विजुअल एम्पायर्ड है उसके साथ साथ ऑर्थोपेडिक है, उन बच्चों को जो है वो अजम्पशंस हुई किस चीज की कि वो बच्चा जो है वो कोई भी फिजिकल पेपर जो है वो नहीं देगा। उसके साथ साथ हम कहते हैं इसके अंदर दैट इज इशूइंग मेडिकल सर्टिफिकेट। इन बच्चों को जो है वो अपनी डिसेबिलिटी के बिहाफ पर मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो अलॉट किया गया, ताकि वो कहीं पर भी जो है उन्हें प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े और वो कहीं पर भी जाके अपना ये सर्टिफिकेट दिखा सके और उसके साथ साथ अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो शो करने के बाद कोई भी जो है उन्हें किसी भी प्रॉपर वर्क के लिए जो है वो मना नहीं करेगा। इवैल्यूएशन के बाद नेक्स्ट इसके अंदर हम फैसिलिटी या कंसेशन देखते हैं एम्प्लॉयमेंट के बिहाफ पर। रोजगार, देखिए कोई भी व्यक्ति जो है वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो शिक्षा ग्रहण करने का हर किसी का उद्देश्य क्या है, इंडिपेंडेंट होना। इंडिपेंडेंट के साथ साथ सेल्फ सफिशिएंट होना कि अपनी लाइफ में जो है वो पर्सन आसानी से खड़ा हो सके और अपने रूटीन के वर्क के लिए या डेली किसी भी काम के लिए किसी दूसरे पर्सन के ऊपर जो है वो डिपेंडेबल ना रहे। तो सबसे पहले इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है दैट इज रिजर्वेशन इन जॉब्स। जो जॉब्स हैं गवर्नमेंट जॉब्स हैं उन जॉब के अंदर सरकारी जो नौकरी है उनके अंदर उनके लिए जो है वो रिजर्वेशन कोटा जो है वो रखा गया। और रिजर्वेशन कोटा जो है वो हम देखते हैं कितने का है, 3% रिजर्वेशन कोटा जो है आपको देखने को मिलेगा। 1% जो है वो ब्लाइंड पर्सन के लिए, 1% जो है वो ऑर्थोपेडिक के लिए और 1% जो है हम किसके लिए देखते हैं, डेफ पर्सन के लिए जो है इसके अंदर देखा जाता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर स्टेशन ऑफ पोस्टिंग। जब उसको जो है वो कोई भी जब वो जॉब मिल गई, जॉब मिलने के बाद उसे जहां जॉब करनी है तो उसका स्टेशन जो है वो कहां रखा जाएगा, दैट इज नियरेस्ट टू देयर लिविंग
होम की, जहां वो रह रहा है उसका रहने का जो स्थान है उसके नियरेस्ट जो है उस प्लेस को रखा जाता है, ताकि उसे इधर उधर जाने आने में जो है वो किसी तरह की समस्या जो है वो पर्टिकुलर पर्सन फेस ना करे और आसानी से वो अपनी जॉब को जो है वो कंप्लीट कर सके और अपनी फुलफिलमेंट जो है उसके अंदर दिखा पाए। नेक्स्ट आता है कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ द वेकेंट पोस्ट। कैरी फॉरवर्ड ऑफ द वैकेंट पोस्ट मींस कि अगर हम कहें कि 3% कोटा जो है वो रिजर्वेशन किसका रखा गया, डिसेबल्ड पर्सन का रखा गया, और उसके बिहाफ पर अगर वैकेंसी जो है वो रह जाती है किसी भी रीजन की वजह से, उस पोस्ट के ऊपर कोई डिसेबल्ड पर्सन जो है वो नहीं आ पाता है, वो अपनी जो है वो जॉब नहीं ले पाता है, तो वो सीट जो है वो किसी दूसरी कैटेगरी के बिहाफ पर जो है जनरल कैटेगरी के बिहाफ पर उसको फिल नहीं किया जाएगा, सामान्य के बिहाफ पर वो सीट जो है वो 3 साल के लिए क्या है आरक्षित ही जो है वो रह जाती है कि कोई भी पर्सन कभी भी आकर जो है उस सीट को ले सकता है, यानी कि स्पेस कैरिंग फॉरवर्डिंग वो जो है वो फॉरवर्ड जो है वो हो जाती है। नेक्स्ट उसे 3 की बजाय 4 सीट्स जो है वो मिलती हैं जहां कोई भी पर्सन डिसेबिलिटी के बिहाफ पर अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट आता है ग्रांट ऑफ कंसेशन एज। कंसेशन इन एज की जो एज है आयु के बिहाफ पर जो डिसेबल पर्सन है उनको 10 साल की जो है वो एज की कंसेशंस मिली, जहां नॉर्मल पर्सन जो है वो ग्रुप और सी और डी ग्रेड की जो हम कहें पोस्ट है उसके बिहाफ पर उन्हें 10 इयर्स का हम कहें कंसेशन मिलता है, इसके अंदर एज के अंदर कि वो पर्सन जो है अगर उन्होंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो हम कहें कि उनका ऑफिस है उसके अंदर अगर अपना नेम जो है वो अलॉट कर रखा है, तो उन्हें जो है वो अगर 30 साल जो है वो मिनिमम एज अगर किसी भी जॉब की है तो उन्हें वो 10 साल तक की एजम्पशंस जो है उसके अंदर मिल जाती है, वो पर्सन जो है वो नेक्स्ट 10 साल के लिए भी उस पोस्ट के अंदर क्या है अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर सुटेबल बेनिफिशियरी स्कीम फॉर डिसेबल पर्सन। जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए टाइमली जो है हम क्या देखते हैं सुटेबल जो है वो बेनिफिशियरी स्कीम्स जो है वो चलाई जाती हैं, जिसके बिहाफ पर ट्रेनिंग कोर्सेज के बिहाफ पर हम देखिए जब किसी भी हम जॉब के अंदर जाते हैं तो जॉब के अंदर एक जाने से पहले एक ट्रेनिंग प्रोबेशन पीरियड होता है, इन पर्सन को जो है उसके अंदर छूट मिलती है और उसके साथ साथ वेलफेयर के बिहाफ पर वो जो है ट्रेनिंग पार्ट के अंदर काम किया जाता है। उसके साथ साथ हम कहें रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट, जो अपर एज लिमिट है उसके अंदर इन्हें क्या मिलती है रिलैक्सेशन मिलती है कि ऊपर की जो एज है वो उनकी जो है वो दूसरे पर्सन से थोड़ी सी ज्यादा रखी जाती है, जहां हम कहीं भी किसी भी एक गवर्नमेंट पोस्ट से रिटायर होने की अगर 55 एज है तो इन पर्सन की अप टू 57 या 60 एज जो है वो रखी जाती है। दैट इज ओनली एग्जांपल, ये एग्जांपल जो है आपको दिया जा रहा है, अपर एज के बिहाफ पर भी इन्हें जो है हम क्या है कंसेशंस जो है हम देखते हैं। अभी तक हमने किसमें देखा है एम्प्लॉयमेंट के बिहाफ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज या कौन कौन से कंसेशंस दिए गए हैं, अब हम देखते हैं सोशल सिक्योरिटी के बिहाफ पर। कि समाज में देखिए कोई भी डिसेबल पर्सन है वो लोग भी क्या है हमारे ही समाज का एक अंग है, तो सामाजिक रूप से उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए किस किस तरह की मेजर्स जो है उनको दी गई हैं। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी कि बेरोजगार जिसे आप भत्ता कह सकते हो, कि अगर कोई भी डिसेबल पर्सन है और उसने जो है वो अपना नाम जो है वो कहाँ दर्ज करवा रखा है, हमारे कहें कि बेरोजगारी हम कहें ऑफिस के अंदर स्पेशल हम कहें कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस के अंदर अगर इनका नेम दर्ज है तो उसके बिहाफ पर इन्हें जो है वो पर मंथ जो है वो 2000, 1000 या 1500 तक जो है वो फाइनेंशियली हेल्प जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोवाइड करी जाती है, ताकि जब तक कब तक वो बेरोजगार हैं। उसके साथ साथ जो अगर उन्होंने अपना नेम
हम कहें कि एक्सचेंज या हम कहें सिलेक्शन के अंदर, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर अगर नाम दर्ज करवा रखा है तो उसके बिहाफ पर जो उन्हें कंसेशन जो है वो किसमें मिलती है, कंसेशन इन एज की अपर एज या हम कहें लोअर एज जो है वो किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने की उनकी क्या है 10 साल बढ़ जाती है। उसके साथ साथ होंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एनजीओ, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके बिहाफ पर भी इन्हें जो है वो बहुत सारी हमारे समाज के अंदर जो है वो ऐसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्क करती हैं, जिसके अंदर उनके रिहेबिलिटेशंस के लिए जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके पुनरुत्थान के लिए उनको फाइनेंशियली भी हेल्प मिलती है, फाइनेंशियली के साथ साथ उनको शेल्टर की भी हेल्प मिलती है, और शेल्टर के साथ साथ अगर वो किसी भी तरह की फाइनेंशियल, हम ये कहें कि कोई भी हम उधार या किसी भी चीज का पैसा जो है वो लेना चाहते हैं तो उस सभी चीजों की हेल्प जो है वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो दी जाती है। उसके बाद आता है रिहेबिलिटेशन ऑफ द डिसेबल्ड, रिहेबिलिटेशन यानी कि जो डिसेबल पर्सन है उनके पुनरुत्थान के लिए क्या है कार्य जो है वो किए जाते हैं। पुनरुत्थान के कार्य के बिहाफ पर उनको इकोनॉमिकली जो है वो कैपेसिटी उनकी डेवलप करी जाती है, उसमें हेल्प करी जाती है। उसके साथ साथ अगर मैं ये कहूँ कि उनको जो है वो रहने के लिए आवास जो है उसकी हेल्प भी जो है वो प्रोवाइड करी जाती है। उसके साथ साथ सपोर्टिव डिवाइसेस जो है, असिस्टिव डिवाइसेस, किसी को भी किसी भी तरह की हम कहें कि किसी भी आर्टिफिशियल लिम्ब की आवश्यकता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू मुहैया करवाया जाता है, ताकि वो आसानी से अपनी लाइफ को जो है वो सुटेबल बना सके और अपने लाइफ के डेली वर्क जो है वो कर सके। असेसिव और सपोर्टिव दोनों तरह के डिवाइसेस जो है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड करे जाते हैं। उनका मेन उद्देश्य क्या होता है, दैट इज रिहेबिलिटेशन ऑफ दैट पर्सन, डिसेबल्ड पर्सन को दोबारा से क्या करना, उनको रिहेबिलिटेशन जो है उनका करना। नेक्स्ट आता है अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी। Early detection and prevention of डिसएबिलिटीज। अर्ली डिटेक्शन यानी कि पहले ही क्या करनी, पहचान करनी, पहचान करने के बाद उसकी रोकथाम के लिए क्या है कार्य करना। देखिए जब तक चाहे हम किसी भी तरह की इंसेंटिव दे दें, किसी भी तरह की कंसेशंस दे दें, जब तक वर्क किस पे नहीं किया जाएगा, जो डिसेबल होने के जो रीजन है, कारण है, उनकी जो है वो अच्छे तरीके से पहचान नहीं करी जाएगी, रोकथाम नहीं करी जाएगी, बाकी सभी इंसेंटिव देने का कोई भी जो है वो फायदा नहीं रहता। तो सबसे पहले क्या आता है इसके अंदर, सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम। टाइमली जो है वो इन लोगों के लिए रिहेबिलिटेशन के लिए डिसेबल पर्सन की रीजन क्या है होने के, उसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन, छानबीन के प्रोग्राम जो है वो चलाए जाए ताकि अर्ली जो है वो डिटेक्ट किया जाए। उसके साथ साथ वेरियस मेथड्स टू प्रिवेंट द डिसेबिलिटी, प्रमोट वेरियस मेथड टू प्रिवेंट, जो किसी भी तरह की अगर असमर्थता हो चुकी है तो उस असमर्थता के होने के कोई ना कोई रीजन होंगे या उस असमर्थता से किस तरह से बचा जा सकता है। जैसे हम कहें कि किसी भी तरह की बीमारी आ गई है, इन्फेक्शन हो गया है, डिजीज आ गई है, उस डिजीज की वजह से एक पर्सन के अंदर किसी भी तरह की विकलांगता अगर आ गई है तो उस डिजीज से जो है वो बचने के कौन कौन से तरीके होंगे, वो वेरियस मेथड्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएं। उसके साथ साथ हम कहें कि नेसेसरी मेजर्स ऑफ प्रीनेटल एंड postnatal mother, या you can say early care of pregnant mother of child। एक हम कहें कि प्रेग्नेंट जो लेडी है
बच्चे को जो जन्म देने वाली है उसको प्रॉपरली जो है किसी भी तरह की अर्ली केयर की आवश्यकता है, जिसके अंदर किसी भी तरह का वैक्सीनेशन हो सकता है। वैक्सीनेशन के साथ साथ न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग गाइडलाइन हो सकती है, सैनिटेशन के रिगार्डिंग गाइडलाइन हो सकती हैं। वो सभी गाइडलाइंस जो हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू उनको प्रोवाइड जो है वो करी जाए। तो ये हमारे पास कुछ क्या है, दीज आर एजुकेशनल कंसेशंस एंड फैसिलिटीज व्हिच आर प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, दैट इज एजुकेशन, कि शिक्षा के बिहाफ पर कौन कौन से कंसेशंस या कौन कौन सी फैसिलिटीज जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू प्रोवाइड करी गई है। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर फ्री एजुकेशन। 18 साल तक का जो भी विकलांग बच्चा है, असमर्थ बच्चा है, वो फ्री एजुकेशन अपनी ले सकता है। उनको फ्री जो है वो हर तरह के लर्निंग मटेरियल की अवेलेबिलिटी जो है वो करवाई जाती है। जो स्कॉलरशिप है, इंसेंटिव्स है, वो उनको प्रोवाइड करे जाते हैं। 1200 रुपए पर ईयर जो है वो उन बच्चों को एज अ स्कॉलरशिप या इंसेंटिव दिया जाता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर उन्हें इधर उधर जाना है, स्कूल जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था करी जाती है। और प्रोविजन ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ऐसे बच्चे जो हैं वो अपनी शिक्षा जो है वो अनौपचारिक शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। सेकंड आता है हमारा, दैट इज इवैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशंस, कि अगर बच्चा शिक्षा ले रहा है, शिक्षा के साथ साथ जब वो अपना पेपर या अपना मूल्यांकन उसका हो रहा है, तो उसमें किस तरह की उनको हम कहें फैसिलिटीज या रियायतें दी गई हैं। सबसे पहले तो उसका सुटेबल स्पेस फॉर द कैंडिडेट एग्जामिनेशन, कि कहीं पर भी वो पेपर दे रहा है तो उसके लिए सुटेबल एग्जामिनेशन हॉल के अंदर स्पेस बनाया जाता है। सिटिंग अरेंजमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग रखा जाता है। सिटिंग अरेंजमेंट के साथ साथ उसके लिए उसे किसी भी तरह की चेयर्स की या किसी भी तरह के बेंच की किसी भी चीज की आवश्यकता है तो वो उनको मुहैया करवाई जाती है। सेकंड आता है अलाउंस ऑफ एडिशनल टाइम, बच्चे को जो डिसेबल पर्सन है, जहां एक नॉर्मल को पेपर देने के लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, इनके लिए जो है वो 3 घंटे 15 मिनट या 30 मिनट तक का एक्स्ट्रा टाइम जो है वो उनको दिया जाता है। अलाउंस ऑफ नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर, इन पर्संस की जब ये चॉइस भर रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर की, तो इन पर्सन की कंडीशंस को देखते हुए इन्हें जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो नजदीकी दिया जाता है। नेक्स्ट आता है assumptions to draw maps, pictures and the diagram, जब वो कोई भी पेपर कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के बिहाफ पर हो, तो उसके बिहाफ पर अगर कहीं पर भी मैप्स ड्रॉ करने हैं, पिक्चर्स ड्रॉ करनी है, डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो वहां उनको assumptions दी जाती हैं। assumptions of physical examination paper, इनके लिए जो है वो हम कहें कि फिजिकल एग्जामिनेशन पेपर देने की आवश्यकता नहीं होती, उसकी assumptions उनको दी जाती है। इशूइंग मेडिकल सर्टिफिकेट, ये कहीं पर भी जा रहे हैं वहां किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करें, इसके लिए उन्हें जो है वो एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिया होता है जिसके बिहाफ पर उनकी डिसेबिलिटी प्रॉपर्ली उसके अंदर जो है वो मेंशन होती है। नेक्स्ट आता है हमारा, दैट इज एम्प्लॉयमेंट, कि एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन के बाद जब कोई पर्सन को हम कहें कि वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, तो उसके रिगार्डिंग उन्हें किस किस तरह की हेल्प दी जाती है। रिजर्वेशन इन जॉब, सबसे पहले उन्हें 3% जो है वो रिजर्वेशन मिलता है जॉब के अंदर, कि रिजर्व होती है उनकी सीट। नेक्स्ट आता है स्टेशन ऑफ पोस्टिंग, उनका स्टेशन जो है वो कहाँ रखा जाता है, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है या जहां उनका रहने का स्थान है, लिविंग प्लेस है, उसके नजदीक रखा जाता है। कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ द वेकेंट पोस्ट, जो किसी भी रीजन से अगर 3% की जो रिजर्व सीट्स हैं वो किसी भी रीजन से अगर फिल नहीं होती हैं तो वो अगले 3 सालों के लिए रिजर्व हो जाती हैं। ग्रांट ऑफ कंसेशन इन द एज, अगर किसी भी एक पेपर को फिल या किसी भी एक जॉब के लिए अप्लाई करने की 30 साल की अगर उम्र है तो इनके लिए अगले 10 साल तक की जो है वो उनको कंसेशन दी जाती है। सुटेबल बेनिफिशियरी स्कीम, जिसके अंदर अपर एज लिमिट है, उसके साथ साथ इन्हें जो हम कहें कि किसी भी जॉब को ज्वाइन करने से पहले जो ट्रेनिंग का या प्रोफेशन पीरियड होता है उसके अंदर इन्हें जो है वो फैसिलिटीज दी जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, दैट इज सोशल सिक्योरिटी, कि एम्प्लॉयमेंट के बाद गवर्नमेंट के थ्रू किस तरह से उन्हें सामाजिक सुरक्षा जो है वो दी जाती है। तो सबसे पहले आती है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, की उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट के बिहाफ पर बेरोजगार अगर कोई पर्सन है तो उन्हें जो है वो हम कहें कि अगर उन्होंने अपना जो है वो किसी भी एक्सचेंज या अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के अंदर अपना नाम दर्ज करवा रखा है तो उसके बिहाफ पर उन्हें जो है